Hello everyone, good evening. Welcome to IG classes. Today I am here with practice set second of your subject, that's English. Clear? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी पोर्शन से जो कि आपके जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में है, कोई भी पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. क्लियर? हर पोर्शन को टच करेंगे, वेदर इट्स योर एनालॉगी, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज या प्रपोजिशन. और मैं आपको ये दावे के साथ कह दूं कि प्रपोजिशन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शंस. जैसे आपके टेंसेस हुए, टेंसेस से तो हर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे. तो ये ना एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को हैंडल करने की. ओके, कोशिश करें उन पोर्शन को कवर करने की जो आपको सबसे अच्छे से इजी तरीके से आते हों. और मुझे लगता है प्रपोजिशन ऐसा पोर्शन है जो बहुत मज़े से हो जाएगा. ओके, अगर आपने हमारे लेक्चर्स विच आर अवेलेबल आई थिंक इन योर ऐप, ऑन योर ऐप एज वेल एज इन योर यूट्यूब चैनल. क्लियर? तो जहाँ जहाँ वो अवेलेबल हैं वहाँ पे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से देखें. हमारे जो ई बुक है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से. ओके ना? तो ई बुक पूरी इंग्लिश की एक अच्छी खासी कंपाइल्ड जो बुक है वो भी मैंने अपलोड कर दी है ऐप पे, आप आराम से उसे भी देख सकें. और थर्ड थिंग मैं आपको बताता चलूँ, इस लेक्चर को एक्चुअल में मैं ना लाइव अटेंड करना चाहता था. क्लियर? क्योंकि आप लोगों के डाउट ताकि मैं लाइव ले सकूं, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए. तो उस वजह से थोड़ा सा वो बैरियर बन गया हमारे पास. लेकिन कोई ना, खैर हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए फॉर ऑल द टाइम्स. कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछें हमें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट क्लियर करें. अच्छा, एक डाउट था, खैर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ लास्ट इंग्लिश सीरीज. ओके, लास्ट लेक्चर का, लास्ट प्रैक्टिस सेट का. सो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो एट द एंड. क्लियर? तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते चलें. और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर को लाइव चैट में देख रहे हैं, क्लियर, मैं आपके आंसर भी लाइव चैट में देता रहूँगा अपने खुद के हैंडल के द्वारा. तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो तो मैं आंसर कर पाऊँ. लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी किस्म का लाइक कोई बैरियर बन गया तो आप बिना झिझके, बिना टेंशन लिए आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं. क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहने वाला है, दैट्स फ्रॉम आर्टिकल्स. तो आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसका आंसर करेंगे. ओके जी, तो अब हम इसका आंसर मैं आपको बता दूं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर यूजेज कहाँ हुआ है आर्टिकल्स का. क्लियर? अगर आपको रीडिंग करते ही या मेरे साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ. तो इसने कहा शी गिव अ हॉनेस्ट. अ ऑनेस्ट नहीं होगा, यहीं हमने इसका राइट आंसर निकाल लिया, इट्स एन ऑनेस्ट. क्लियर? तो पहले ही ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट जो है वो कैंसिल हो चुके और हमारा राइट आंसर आपके सामने है. क्लियर? बहुत अच्छा. सेकंड है करेक्ट क्लास स्ट्रक्चर. अब ये क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने तो खैर इसको डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है और ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. क्लियर? और इसका फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, आप इन्हें देख लें और इनका आंसर दें. अच्छा, आंसर आपको पता है कैसे देंगे? ऐसे नहीं देंगे फर्स्ट डी, ऐसे नहीं देंगे डी बी, ऐसे नहीं. आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ऐसे फर्स्ट लिखो, उसके आगे लिखो बी. क्लियर? सेकंड लिखो, उसके आगे लिखो सी या बी. क्लियर जी? अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन है द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज वेरी थ्रिलिंग. बहुत अच्छी बात है, सेंटेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना पंक्चुएशन होनी चाहिए, कॉमाज होना चाहिए, क्लास की एक सेपरेशन होनी चाहिए, क्लास अलग अलग होने चाहिए. डिपेंडेंट क्लास कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है, इनकी अलग अलग क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन की हेल्प से ही हो सकती है.
क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ऑप्शन में कोई पंक्चुएशन नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन जो फोर्थ है बहुत अच्छा ऑप्शन है, द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट। लेकिन अब मसला ये बन गया द मूवी विच वील वॉच्ड, यानी विच के पहले कॉमा होना चाहिए था। तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो सकते हैं। अब इसमें भी मसला ये बन गया कि इसमें ये जो अननेसेसरी डेटा है विच वी वॉच्ड लास्ट नाइट, मुझे एक चीज़ बताएं आप, टेल मी दिस थिंग इन सिंपल वर्ड्स। क्या आप ओके यस और नो का आंसर दें अगर आपको समझ आ गई इस चीज़ की। क्या आप अगर आपने कहा सर वो जो लेक्चर था वो बहुत अच्छा था या वो जो लेक्चर था वो बहुत ख़राब था, क्या इसमें उस लेक्चर का नाम मेंशन करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो वो हो गया आपका एडिशनल डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप उसे हमेशा ना आप कॉमास की हेल्प से उसको एक किस्म के इसको कहते हैं इन्वर्ट करना इसको, ओके क्लोज कर देना इसको। तो उसी हिसाब से ऑप्शन बी ही वाहिद राइट आंसर है। क्लियर। चूंकि ऑप्शन थर्ड में यहाँ पे एक ही कॉमा है वो इस वजह से ऑप्शन थर्ड में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट प्रनन यूज। प्रनन का यूज यहाँ पे देखना है, प्रनोन बोलो या प्रनन बोलो आप तक है। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन बुक्स। एक चीज मैंने आपको बताई थी, कभी भी आपको ईच दिखे, एवरीवन दिखे, इनके साथ जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो ना सिंगुलर होने चाहिए। क्लियर। उस सेंस में देयर नहीं होगा और देयर भी नहीं होगा। और अब बात आई है हिज या हिज हर। अब ये मसला है, ऑप्शन तो दोनों अच्छे हैं है ना, लेकिन कौन ठीक है वो बात की बात है। लेकिन अब सीन ये बनता है कि क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है उसमें एवरीवन सिर्फ बॉयज़ के लिए यूज़ करा गया है। ये रीजनिंग में आपको ये चीज़ पूछते हैं जहाँ पे हम कहते हैं ना कांट बी डिटरमाइंड, ओके, जहाँ पे जिसका पूछा गया है वो मेल हो या फीमेल हो, वी आर कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम, सो वी कैन नॉट से द आंसर दैट इज इट अ मेल और फीमेल, तो हम लोग कहते हैं कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो गलत है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है हिज और हर, ओके ना, हिज और हर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ऐसे देंगे, फोर्थ जो राइट आंसर है ऐसे। क्या है राइट आंसर? इसमें भी आपको प्रोनाउन बताना है, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स हैज बॉट। ओके, नाइदर मैंने कहा था ना, नाइदर के साथ क्या लगता है? नॉर, यानी नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त चीज है। लेकिन नाइदर ऑफ द प्लेयर्स हैज बॉट हिज रैकेट, देयर रैकेट, हर रैकेट और हिज और हर। देखो देयर तो नहीं होगा भैया, इतना तो पता है हमें। ओके, अब प्लेयर्स में गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, हिज या हर नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ओके जी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर सेंटेंस यूसेज। इसको आंसर दें आप मुझे, जल्दी करें, शाबाश। इसमें मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, जब भी कोई इफ वाली कंडीशन हो उसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज होती है। और कौन सी पास्ट? पास्ट परफेक्ट। नाउ यू विल से सर पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वाली या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, बेहतर समझा। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वहां पे ना बेस फॉर्म होगी। व्हाट इज बेस? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यार इजी तो है। ओके जी। उस सेंस में ऑप्शन नंबर ए तो गलत नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ऑप्शन बी को थोड़ा साइड रखते हैं, मे भी ठीक हो, क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, इफ शी वुड स्टडी हार्ड, ये तो गलत हो गया भैया। ऑप्शन डी, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड पास द टेस्ट। एग्जैक्टली,
पढ़ा होता लेकिन अब से ज़्यादा पढ़ा होता तो वो एग्ज़ाम पास कर सकती। आर यू गेटिंग मी? यानी पढ़ा तो अच्छी बात है, उसने बहुत सही पढ़ा, लेकिन अब जो पढ़ा है इससे अगर ज़्यादा पढ़ा होता तो इसका राइट आंसर क्या निकलता? ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वो क्या है? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज रेडी। अगर आपको ये चीज़ याद हो, मैंने आपको एट द वेरी फर्स्ट आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐप पे और एज वेल एज यूट्यूब पे ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब भी आपको इस तरह का नाइदर नॉर वाला सेंस हो तो हमेशा उसके साथ जाओ जो यहाँ पे दिया गया है। आर यू गेटिंग मी? यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो आप किसके साथ जाएंगे? स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से जाएंगे। क्लियर जी? चलिए तो अब आप बताएं दैट ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन थर्ड या फोर्थ। मैं आपके आंसर का वेट करके फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। सेकंड ऑप्शन है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर द टेस्ट। अच्छी बात है, थोड़ा साइड रखो इसको। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर हैज बीन रेडी, ये भी गलत है। इज रेडी, ये भी गलत है। तो फिर ठीक कौन सा हुआ? ठीक हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। अब यहां पे देखते हैं, माई सिस्टर हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टू विजिट। अच्छी बात है, अच्छे सेंटेंस, लेकिन यहां पे ना कॉमा होना चाहिए था, यहां पे इस तरह का कॉमा, जो कि नहीं है ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन सेकंड में माई सिस्टर हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टू विजिट। अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने यहाँ पे बताया था कि जो सेंटेंस का एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉमास की हेल्प से एक ना क्लोज करना होना चाहिए। तो उस सेंस में जो कॉमा की हेल्प से क्लोज है वही राइट आंसर होगा। यानी ये भी नहीं, दिस आल्सो इज नॉट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं किस पे? 8th पे। इसका आंसर दें आप, इसका आंसर बताएं मुझे आप। देखो, इलेटेड एक कंडीशन होती है, अगर वो इलेटेड का मीनिंग लाइक समवन इज वेरी सैड मूड में है अगर कोई, तो मुझे बताएं जिनोरस का मीनिंग क्या होगा फिर? ओके ना, लाइक समवन इज वेरी हैप्पी, सॉरी इट्स नॉट, इट डज नॉट मीन सैड, इट मीन्स समवन इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो अगर कोई हैप्पी है तो उसकी अपोजिट क्या हुई? सैड। अगर जिनोरस है तो इसकी अपोजिट क्या होगी? देखो, वेल्दी का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, बात आती है इन तीनों की। काइंड का मतलब होता है बहुत अच्छा, स्टिंगी का मतलब होता है बहुत कंजूस, ऐसे हम लोग कहते हैं ना खड़ूस टाइप का इंसान, और केयरिंग का मतलब होता है दूसरों की केयर करना। तो ये भी राइट आंसर नहीं है, केयरिंग भी नहीं है। जिनोरस का मीनिंग होता है बहुत बहुत अच्छा होना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, चूज द करेक्ट एनालॉजी। सेम बिल्कुल, प्रोलॉग का मीनिंग क्या होता है और एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है ये बताऊंगा। नेक्स्ट आपने मुझे बताना है सर ऐसे ही इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा। देखो, प्रोलॉग का मीनिंग होता है किसी चीज का स्टार्ट, मेन। क्लियर? तो प्रोलॉग का मीनिंग यहां पे क्या होगा? तो प्रोलॉग का मीनिंग यहां पे होगा किसी चीज का स्टार्टिंग। एपिलॉग का आप ऐसे पढ़ सकते हैं, एपिलॉग का मीनिंग होता है किसी चीज का एंडिंग। क्लियर? इतनी समझ आ गई? चलिए, आई होप इतनी समझ आ गई होगी। अब इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बताना। क्लियर? अब मैंने आपको किसी चीज के बारे में बता दिया, लेक्चर के बारे में बता दिया, लास्ट में मैं इसी चीज को कंक्लूड करूंगा, तो कंक्लूजन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, चूज द करेक्ट एनालॉजी। अब इसमें क्या है? इसमें करेक्ट एनालॉजी ऐसे चुननी है आपको कि यहां पे
कैट क्या है? कैट इज टू किटन। अगर कैट के बच्चे को अगर हम क्या कहते हैं? कैट के बच्चे को अगर हम कहते हैं किटन, तो फिर डॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे? या आप समझ लो कि छोटी कैट को या छोटे डॉग को, तो हम उसको बोलेंगे पप्पी। क्या बोलेंगे? पप्पी। ये तो खैर सिंपल है मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, विथ व्हाट डज द इडियम बाइट द बुल्ट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइट? बाइट मीन्स किसी चीज को काटना। क्या आप बुल्ट को काट सकते हो? क्या आप बुल्ट को आपको काटना आसान होगा? बोलेंगे सर नहीं, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत बहादुरी का काम है ये। ओके ना, आपको बहुत बहादुर होना पड़ेगा इसके लिए। तो वही राइट आंसर है, हर्ट नहीं होंगे, डेंजर में तो आएंगे लेकिन अवॉइड नहीं करेंगे। अवॉइड होता है डेंजर से निकल जाना, यानी खतरे से निकल जाना। क्लियर? क्रिटिसाइज होता है किसी को और किसी की नुक्ताचीनी करना। आर यू गेटिंग मी? तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली द राइट आंसर हियर। ओके जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट आंसर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया ईच के साथ हमेशा वाज लगेगा, इज लगेगा। ओके ना, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर होगा। तो वर तो नहीं है सिंगुलर, ये भी वर्ब भी सिंगुलर नहीं है। लेकिन अब यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये डिसाइड करना है आपने। क्या ऑप्शन नंबर आपका सी है, इसमें एक चीज लिखी गई है देयर। देखो ये इसको कहते हैं जेकेएसएसबी आपको जरूर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगी, आपको जरूर घुमा फिरा के थोड़ा हाई लेवल का पूछेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। आ गया स्वाद आपको, आ गया पता चला आप कितने चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, कितने ट्विस्टी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये मैं आपको बता दूं यही लेवल रहने वाला है, इससे इजी नहीं और इससे टफ नहीं, बस इतना समझ लें आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैनेजर वाज एंग्री। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। अब यहां पे विद आएगा या एट आएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपके साथ। अब क्यों नहीं होगी? बिकॉज मैं ना इनका एक सिंपल आपको रूल भी बताने वाला हूं। व्हाट इज दैट रूल? वो रूल ये है, द मैनेजर वॉज एंग्री ब्लैंक द एम्प्लॉय फॉर अराइविंग लेट ब्लैंक द मीटिंग। पहले आप इसका आंसर दे लें। देखो जी, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि विद का यूज और एट का यूज कहां होता है, थोड़ा सा वाइट शीट लेते हैं। देखो विद का यूज तब होगा अगर कोई पीपल है यहां पे, यानी अगर इसके आगे कोई लोग होंगे, ओके, तो विद। अगर लोग नहीं होंगे, कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से मुराद इंग्लिश या उर्दू या हिंदी या मैथ्स या कुछ और, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं कहेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया हमारे एकेडमिक लैंग्वेज में। क्लियर? जैसे किसी ने कहा शी इज गुड एट क्रिकेट। क्लियर? एट फुटबॉल, वहां पे हम लगाएंगे एट, अदरवाइज हम विद के साथ जाएंगे। तो उस सेंस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन सेक, यस, उस सेंस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद, क्योंकि पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो यही राइट आंसर है। अब बात आ गई टू या एट, इन दोनों में कौन है? टू तब आता जब कोई डायरेक्शन होती, तो वो तो नहीं है। ओके, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मैं इसलिए डिटेल में लेता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो आता है, आप बेशक आपको आता होगा, बट फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी न्यू टू अवर सीरीज। आर यू गेटिंग मी? ओके ना, सो उनको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताने दिया करो। इससे क्या होता है, कल एग्जाम में आई एम प्रेटी मच श्योर कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में सेम तो नहीं आएगा, शायद सेम आ जाए अगर जेकेएसएसबी हमारे इस सीरीज को देख लें। लेकिन अगर ये सेम ना आए तो क्या होगा? तब तो विद का और एट का यूज हमें आना चाहिए ना।
14th है द कमेटी हैज़ यार मैंने राइट आंसर बता ही दिया आपको। तो ये कमेटी सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं, हैज़ ही आएगा। हैर कहाँ बताया, अभी दो ऑप्शन है आपके पास, हैज़ डिसाइडेड दोनों में है, टू पोस्टपोन दोनों में है। अब इट्स मीटिंग या देयर मीटिंग, इसमें मसला हो सकता है। देखो आंसर दे दें आप मुझे, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। मैंने आपको कहा कमेटी सिंगुलर है तो मतलब देयर किसी कंडीशन में नहीं बल्कि इट्स। ओके, आ गया मजा आपको, पता चला कैसे डिटेल में चीजें पढ़ने का क्या फायदा होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 है द टीम। ये क्वेश्चन मैंने इसके साथ इसीलिए लगाया ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन नहीं है। यू विल से सर आई विल नॉट रीड दिस और आई विल नॉट स्टडी अबाउट इट। नो, इट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टेंसेस। ये आ गया ना, तो टेंसेस वाले क्वेश्चन आप समझेंगे ये टेंसेस से ही है ये क्वेश्चन। ओके जी, द टीम डिसाइड, डिसाइड का क्या होगा, डिसाइडेड, अच्छी बात है, डिसाइडेड होना चाहिए। मैं भी उसको समर्थन करता हूँ, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ। अगर यहाँ पे बात पास्ट की ना होती तो यहाँ पे पास्ट है यानी स्टार्टेड है तो क्या होगा, हैव स्टार्टेड तो नहीं होगा, हैड स्टार्टेड या वाज डिसाइडेड तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ, आएगा हैड डिसाइडेड। तो ये हैज डिसाइडेड है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर। अच्छा, एक बार आप जो टेंसेस की जो सीरीज है उसे जरूर देख लें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ 3 लेक्चर में है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव में मैंने उसे कराया है, एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। देखो ये वो चीज़ है, एक यूट्यूब पे मेरे साथ आई थिंक देयर वाज अ पर्सन विद मी हु वाज अटेम्प्टिंग दिस मूक इन यूट्यूब, इन आई थिंक टेलीग्राम। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उसने मुझे भेजा कि सर ऐसे से ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। ओके, सेम नहीं था बट ऐसा ही कुछ था। देखो वो वर्ड जो किसी नोन को डिस्क्राइब कर रहा हो, नोन की तारीफ कर रहा हो, नोन के बारे में अच्छा बुरा कह रहा हो, दैट इज योर एडजेक्टिव। इतना बताया हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि द बुक दैट आई borrowed वाज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होगा, तो ऑप्शन बी मस्ट बी द राइट आंसर, और वही है, होना भी चाहिए और वही राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द सिनोनिम फॉर कंटेंट। अब ये थोड़ा अजीब सा हो सकता है। देखो कंटेंट का मीनिंग होता है आप जब बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या आप बोलें तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो हैप्पी से मुराद, हैप्पी से हमने समझा कि इसका सिनोनिम भी यही है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हैं, आई थिंक 7 क्वेश्चन आर लेफ्ट, तो मजा आएगा आपको, डोंट वरी। बिगिन। देखो अगर आपने कोई काम बिगिन कर लिया है तो क्या वो, मुझे इतना पता है, आई एम प्रेटी मच श्योर इन ऑप्शन को कोई राइट आंसर नहीं बताएगा, डोंट टेल, सी डी गलत है, क्योंकि आपको ये कॉमन चीज़ है, कोई काम शुरू कर रहे हैं उसको खोलेंगे, उसको शुरू करेंगे, ये तो इसके सिनोनिम है। बात एंटोनियम की है यानी इसके अलग, ओके ना। तो यहाँ पे एंड या स्टॉप, ये बताओ आप लोग। चलो जी, देखो स्टॉप उसको बोलते हैं जिसका एंटोनिम हो कंटिन्यू। ओके, जैसे कोई सीरीज अगर हमने कंटिन्यू कर ली तो हम उसे स्टॉप नहीं करेंगे। ऐसे ही यहां पे अगर हमने कोई काम शुरू करा तो उसका कोई खात्मा होगा, ओके, कोई एंड होगा। तो यहां पे राइट आंसर बिगिन का एंटोनिम में क्या आ जाएगा, दैट्स योर एंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द करेक्ट एनालॉजी। देखो हार्ट अगर कोल्ड है तो मतलब इसके अपोजिट, तो डे की अपोजिट क्या होगी, आई डोंट थिंक ये टफ होगा। क्लियर जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है विच सेंटेंस करेक्टली यूज द इडियम दैट्स अ पीस ऑफ केक। देखो
अ पीस ऑफ केक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले लेक्चर से पहले, जो हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। बेस्ट 100 MCQ की एक सीरीज़ है हमारी, जिसमें एक लेक्चर आई थिंक इज़ अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब, और बाकी जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं आपकी ऐप पे भी। ओके, आप वहाँ से भी उन्हें एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंस किस सेंटेंस में बनता है, आप मुझे आंसर दें। देखो, मैंने उसमें बताया था आपको मीनिंग के साथ नहीं जाना है। केक है तो केक की बात ही नहीं है भैया, इधर भी केक की बात नहीं है, और ये भी केक की बात ही कर रहे हैं। सिर्फ वाइड ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है, जो कह रहा है कि ये जो एग्जाम आपके लिए है वो पीस ऑफ केक है। द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक? यानी समथिंग वेरी इजी। ओके, नाउ टेल मी द एंटोनियम ऑफ पीस ऑफ केक। जल्दी करें, मुझे एंटोनियम बताएं आप इसका, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन अभी हम पीछे बात करके आए हैं। सर, अगर कोई गेम हो तो हम किसके साथ जाएंगे? मैंने आपको बताया हुआ है, गेम हो तो विदाउट एनी टेंशन एट के साथ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट इज चूज द एंटोनिम ऑफ रफ। अब कोई चीज रफ है यानी कोई चीज बहुत, चलिए आप इसका आंसर दे लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर लाइव तो आंसर दें, रिकॉर्डेड में देख रहे हैं यानी लाइव स्ट्रीमिंग के बाद देख रहे हैं, देन आंसर मी दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, तो इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत हार्ड, सख्त, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने अभी ये काम रफ ही करा है, यानी बहुत इजी नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, ऐसे रफ है तो ये क्लियर नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, तो इसकी एंटोनिम क्या होगा? सॉफ्ट। अनइवन नहीं होगा, कोर्स नहीं होगा। क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ काम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक ये आपके जेके एसएसबी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आया हुआ था। क्लियर? और एसएससी का तो फेवरेट है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ काम? काम का मीनिंग होता है शांति, सुकून। हिंदी उर्दू दोनों में मीनिंग निकल गई, शांति और सुकून। अब इसका जो सिनोनिम है यानी सेम मीनिंग, वो यहाँ पे क्या होगा? नर्वस हो जाना? नहीं। क्या रेस्ट किसी को मिलना, लेकिन रेस्टलेस यानी जिसमें आपको कोई सुकून ना हो। ओके, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द टेंशंस। एजिटेशन हो किसी को? नहीं। रिलैक्सेशन हो, रिलैक्स्ड, सुकून, शांति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। अच्छा, शी अराइव्ड, इसका क्या होगा? इन और एट। देखो, कन्फ्यूजन जब भी आप किसी प्लेस के मामले में हो तो कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में आती है, इन और एट। थोड़ी सी बात करेंगे इसके राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है एट। जब स्पेसिफिक प्लेस है तो पहले एट लगाओ, उसके बाद आप किसके साथ जाओ? उसके बाद आप जाओ इनके साथ। क्लियर जी? लेकिन अब यहाँ पे टाइम है, यानी टाइम को अब हम इन तो टाइम कहते नहीं हैं, बल्कि हम कहते हैं ऑन टाइम। आ गई समझ? ओके, 25 है। चलिए इसका आंसर आप दें खुद मुझे। ही हैज बीन वेटिंग। अच्छा, ये इंतजार कर रहा था किसी के लिए, तो फार विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? अच्छा, तो आई थिंक ये इसके राइट आंसर भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। अगर कोई राइट आंसर किसी में कोई एरर हुआ, लेट मी टेल यू, आई थिंक अगर किसी में कोई एरर है तो मैं उसको आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसको ठीक करके दे दूंगा। क्लियर? उसके अलावा ये हमारे कुछ कोर्सेज अभी भी लाइव पे हैं। जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स ऑफ जेकेबी कांस्टेबल, यू मे एक्सप्लोर एंड गेट दिस कोर्सेज परचेज्ड। क्लियर जी? ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखें, अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है या समझ नहीं आ रही है, आप आराम से बिना टेंशन के मुझे यहाँ पे मैसेज करें, आराम से हम लोग इस पे आपके हर कन्फ्यूजन का, हर समस्या का हल यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर? ज़रूरी नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम, ओके ना, टू नो द होल कंटेंट which I am giving you, and if you are not getting that content, ओके ना, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प आराम से कर सकता हूँ। क्लियर?
ओके जी, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप बहुत मज़ा आया होगा, चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। इसका मैं कट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अगर आप उससे ज़्यादा, चलिए बता ही देता हूँ। देखो, अगर आप 18 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप गुड कैटेगरी में आएंगे। अगर आप 20 या 23 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप आएंगे एक्सीलेंट कैटेगरी, और 25 वालों को मेरी तरफ से ए प्लस प्लस। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूरी याद आ गई। आपका एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए यहाँ पे तो बात करते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन 21 था लास्ट लेक्चर का कि पिक आउट करें आप करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मॉडल से वो क्वेश्चन था, यानी टेंसेस का ही पार्ट था। डोंट थिंक कि सर वो मॉडल का अलग पोर्शन होता है, नहीं, टेंसेस का ही था वो। तो वो था कि ब्लैंक ही लीव तो लेट मी नो। क्लियर, यही था आई थिंक। आप भी अपने नोट से निकाल के बता सकते हैं मुझे, यही था। ऑप्शंस थे शुड, इफ, व्हेन, मस्ट। अब मसला ये हो गया, मैंने आपको राइट आंसर बताया था, जो कि राइट आंसर है। आई एम नॉट गोना चेंज दैट आंसर बिकॉज दैट इज राइट। क्लियर, तो वो ऑप्शन था शुड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा, पर्सनली भी पूछा कि सर यहाँ पे शुड नहीं बल्कि यहाँ पे तो व्हेन आना चाहिए था। क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी है, जब वो जाएगा मुझे बता देना। क्लियर, लेकिन इसका सेंस यहाँ पे व्हेन से तब बनता जब, देखो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में। क्लियर, इतना पता चल गया। देखो ये कोई इजी नहीं है समझना, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको समझेंगे तो जो लो लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ पे शुड क्यों है और ऑप्शन ठीक क्यों नहीं है? शुड हमेशा शो करेगा फ्यूचर में कोई चीज पॉसिबल होना। क्लियर, ये मैंने टेंसेस में आपको बताया था, फ्यूचर में कोई चीज पॉसिबल होना। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन थी वो थी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की। अब शुड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मस्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज देखो ना, हमें नहीं पता मस्ट ही लीव, उसके लिए जाना जरूरी होगा? नहीं, मस्ट तो आ ही नहीं सकता। क्लियर, व्हेन तब आता जब हमारे पास चीजें श्योर होती कि जब वो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? जब वो जाएगा तो, यानी डेफिनेट एक्शन शो होता, इनडेफिनेट नहीं। तो ये तो इनडेफिनेट सेंटेंस है, फ्यूचर इनडेफिनेट। अब थर्ड जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, दैट वाज इफ। बहुत अच्छी बात है, अच्छा सेंटेंस है ये, अच्छा वर्ड है ये, कंफ्यूज होना बनता है आपका। लेकिन अगर इफ ऑप्शन में है हमारे पास, लेकिन इफ वो चीज शो करेगा जो एस, जिसके साथ एस या ई एस लगे। आर यू गेटिंग मी? क्या बोला मैंने? ये ना शो करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इफ ही लीव्स, लेकिन ऑप्शन में तो लीव था, वहां पे तो लीव्स नहीं था। अगर वहां पे लीव्स नहीं था तो इफ भी गलत हो जाता, तो क्या ऑप्शन बचता? शुड ही बचता। क्लियर, आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया हूं, मुझे लगता है। अगर कर पाया हूं तो फिर भी आप मुझे बता दें। अगर अब भी कोई डाउट है उस क्वेश्चन में या किसी भी और क्वेश्चन में, तो ईजिली आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लें। थैंक यू सो मच।